आवाज आ रही है भाई? हाँ सर। हाँ सर। 17 वाला। किसी ने पूरा पेपर सॉल्व किया? हाँ मतलब किया सॉल्व तो सर, किया, किया। 30 के 30 नहीं डाउट्स आए। है सर। हाँ? सारे के सारे आए नहीं डाउट्स। 330 डाउट है ऐसा? नहीं, नहीं, उसमें से सर कुछ 30 कुछ। के, नहीं सर। हाँ कुछ कुछ डाउट है, 30 के 30 सही नहीं हुए। ओके, और टाइम कितना लगा? मुझे 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में कितना सही किया भाई निखिल? बस 10। बस 10? 1.5 घंटे में हाँ बस सर। बस 10 मतलब 3 बार आए तूने तो। यश? हाँ सर, 1 घंटे में 13। 13? रोम कितने किए? नहीं सर, रॉन्ग नहीं किए, लगा कि रॉन्ग होगा लेकिन छोड़ दिया। ओके। हर्षिल? ફર્સ્ટ આવર में 12 સહી की, 12 સાચા કર્યા અને 2 ખોટા પડ્યા. ઓકે. અને પછી પછી આમ જોવા જઈએ પછી અડધો કલાકમાં 8 સાચા પડ્યા, પણ એમાંથી 15-20 મિનિટમાં 2 ક્વેશ્ચનમાં જ માહિતો છું ને 2 અટકી ગયા. આમાં છે ને કોઈ દિવસ કોઈ બી ક્વેશ્ચન સાથે ફિલિંગ અટેચ નહીં કરવાની. વધી 2 મિનિટ જો લાગે કે નહીં બનતું છોડી દેવાનું. એક્ઝામમાં બી એટલે 2-3 એવા ક્વેશ્ચન હતા, આખા ગણ્યા અડધા પેજ ઉપર, પણ છેલ્લે જવાબ સુધી ના પહોંચ્યો. आप एक सिंपल हाँ बात सर। आप एक सिंपल बात समझो, अगर आप क्वेश्चन के साथ अटैच हो जाओगे ना तब तो आपका हो गया सिलेक्शन भाई। एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन सोल्व करोगे तो भी +4 लेके आएगा, डिफिकल्ट सोल्व करोगे तो भी +4 लेके आएगा। और ओवरऑल पीआर या तो रैंक बनेगी आपके नंबर के हिसाब से कि भाई जिसके ज्यादा नंबर उसकी पीआर ज्यादा, जिसके कम नंबर उसकी पीआर कम। तो आपको तो पहला टारगेट ये होता है कि पेपर में इजी पहले राइट कर दे, फिर टाइम बचता है तब फिर ये जैसे कि क्या नाम है बोलते हैं अपने सीरीज सीक्वेंस हो गया, फिर वो बर्नौली वाला क्या बाइनोमियल हो गया, ये जो मतलब पहले से जाने पहचाने लेंथी क्वेश्चन है उनको लास्ट में आता होगा तो भी लास्ट में रखने का। क्यों? क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे। इजी कौन होते हैं? तो भाई वेक्टर होता है, कैलकुलस होता है, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस आप पहले कर लो, उसमें भी एओडी में देखने का कि भाई ठीक ठाक है, डिफरेंशियल में देखने का कि भाई ठीक ठाक है तो करने का, नहीं तो भले वो आता हो लेकिन उसको लास्ट के लिए रखने का। और इसीलिए तो स्ट्रेटजी बनती है कि यार सबसे पहले केमिस्ट्री सोल्व किया जाता है, फिर फिजिक्स, फिर लास्ट में मैथ। और एक लास्ट चीज ओवरऑल याद रखने की है कि भाई ये मैथ्स है, ना कि अपने जीएफ बीएफ है कि भाई इसके साथ अपने को लगाव होना चाहिए। मैथ्स है, क्वेश्चन बने अच्छा है, ना बने दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचो, उसके पीछे घूमो मत। वो क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो भी +4 ही मिलने वाला है, लेकिन वो नहीं सोल्व करोगे तो +12 लेके आओगे और 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। एग्जैक्टली 6:15 हो रहा है। अगर मान लो कि मुझे ये पेपर देने को आया, आज मैं सारे क्वेश्चन कराने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मुझे ये पेपर देने को आया तो मैं ये पहला क्वेश्चन जरूर करता। क्यों? क्योंकि S इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ B फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ, मुझे पता है कि हर साल ये करने वाला हूँ, ठीक है। तो B की कौन सी वैल्यू के लिए इसको सॉल्यूशन नहीं है। नो डाउट मैं जानता हूं कि भाई डिटर्मिनेंट से गिना जाता है, लेकिन सॉल्यूशन ना होने का क्या मतलब हुआ? लाइंस पैरेलल होना। सॉल्यूशन ना होने का क्या मतलब हुआ? लाइंस पैरेलल होना, प्लेन पैरेलल होना। ये 3 वेरिएबल है, तो ये x + y + z = 1। इसमें अगर मैं a के बदले अगर 1 रख देता हूं तो ये भी यही हो गया, तो ये दोनों सेम प्लेन हो गए। अब a 1 है, b में 1 ले ले, ठीक है। तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया x + y + z = 0। तो एक इक्वेशन है x + y + z = 1, एक इक्वेशन है x + y + z = 0। ये दोनों प्लेन कैसे है? पैरेलल है। ये जिंदगी में कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? नल सेट। इसके सॉल्यूशन क्या मिलेगा? नल सेट। तो आपको नो सॉल्यूशन ही पूछा था तो आपको पता चला कि b = 1 आपका आंसर है, तो आपका आंसर होना चाहिए था सिंगलटन सेट। समझ में आया?
યસ પણ સર સર ડિટર્મિનન્ટ ની રીતે ગણવા જઈએ તો એમાં ખોટું પડે છે. ના, ખોટું ક્યાંથી પડે? ડિટર્મિનન્ટ ની રીતે ગણી નાખો એટલે તમે. એમ નહીં, મેં ગણ્યું હતું એમાં ડિટર્મિનન્ટ પહેલાનું d = 0 કરીએ તો a = 1 મળ્યું. ડન. પછી d1 a - 1 મળે છે, હા, d2 પછી 0 મળે છે, d2 હા 0 મળે છે, હા, પછી અને d3 a × 1 - a મળે છે. a into 1 minus a. તો એક સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જો a is equal to 1 લે તો d is equal to તો d1 is બધું equal to 0 થઈ ગયું. d2 is equal to d3. આ 0 થઈ જાય છે. ક્લિયર? હા, જો તો આવું ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન. તો આવું થઈ જાય તો ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન આવ્યું. ક્લિયર? હવે તું સિમ્પલ a is equal to 1 ને ક્વેશ્ચન માં રાખીને જો તો આ x + y + z is equal to 1, આ x + y + z is equal to 1 ને આ x + by + z is equal to 0. આ તારા ત્રણ ઇક્વેશન બનશે a is equal to 1 માટે, જેને તું ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન કહે છો. ક્લિયર? પાકો? હા તો ભાઈ, હા હા હવે આની અંદર b બધું ચાલશે, પણ જો તું b 1 રાખીશ ને તો ભાઈ આ સમાંતર સમતલો થઈ જશે. અલ્ટિમેટ આ છે શું? સમતલ જ છે ને. જોવા જાવ તો આ વસ્તુ છે શું? સમતલ જ છે ને. અનંત ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન નો શું મતલબ? આ ને આ એકબીજાના પ્રોપોર્શનલ માં હશે. ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન નો શું મતલબ? આ ત્રણે એકબીજાના શેમાં હશે? પ્રોપોર્શનલ માં હશે. પણ આ બધાની અંદર જો બી 1 હશે તો પછી આ પેરેલલ પ્લેન થઈ જશે. પેરેલલ પ્લેન થાય તો ઇન્ટરસેક્શન નહીં મળે. અને આ અજીબો ગરીબ ક્વેશ્ચન જ છે. આખું પેપર જ અજીબો ગરીબ છે, અને તમારે માની ચાલવાનું છે કે આવું જ પેપર આવશે. તો આવું બી એક માઇન્ડસેટ રાખવાનું. ક્લિયર? પણ ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન આવ્યું એટલે મેં એમ્પ્ટી સેટ કરી લીધું કે b ની કોઈ પણ વેલ્યુ માટે નો સોલ્યુશન થશે જ નહીં. b ની કોઈ પણ વેલ્યુ માટે નો. પણ એક એક્સેપ્શનલ કેસ તો જોઈ લે કે ભાઈ જો b 1 રાખીશ તો આ કોઈ દિવસ કટ જ નહીં કરી શકે. એ તો વિચારવાનું છે, એ તો જઈ છે ભાઈ. ક્લિયર? મને અચાનક કેમ એ વિચાર આવી ગયો? વિચારતો મેં તો ડીવી કઈ ગણ્યું બી નહીં. હા, નો डाउट मैं गया वर्ष सोल्व કર્યું હશે, એમાં कोई ना नहीं. सेकंड, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी मैं जरूर मतलब करता, क्योंकि मेरे लिए ये अपना घर का चैप्टर है. TTF, यहाँ पे क्या आएगा? TF. फिर मैं ये जो क्वेश्चन है ना वो बना रहा हूं अब, और मेरे को नेगेशन P भी चाहिए, तो FFTT. फिर मेरे को नेगेशन P implies Q चाहिए, तो यहाँ पे दो चीजें बना रहा हूँ. एक बना रहा हूँ P implies Q, तो वो टफ होता है, तो पहला T, दूसरा F, तीसरा T, चौथा F. फिर मुझे ये चाहिए नेगेशन P implies Q, तो इसमें टफ चेक कर रहा हूं, तो आखिरी वाले में टफ बना, बाकी सारी जगह T. ओके, अब मेरे को दिस वन implies मतलब के नेगेशन P implies Q का implies Q चाहिए. मतलब इतनी चीज मैं बना रहा हूं, तो मतलब यहाँ पे मैं टफ चेक करने वाला हूँ. पहला नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, तो पहला नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथे में तो एफ है, तो वो तो ट्रू ही होगा. अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ. क्वेश्चन में मुझे बोला है P implies Q, ये implies ये, तो मतलब मैं ऐसे टफ चेक कर रहा हूँ. तो पहला नहीं है, दूसरा तो होगा ही, तीसरा चौथा नहीं है, मतलब सारे क्या है? T. अगर सारे T है तो इसको क्या बोला जाएगा? टूटोलॉजी. क्लियर है? यस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं. ट्रिग्नोमेट्री क्या बोली? 5 tan square x minus cos square x is equal to 2 cos 2x plus 9, then the value of cos 4x. पहले तो मैं सोचा कि भाई क्या बनेगा क्या, तो देखा कि अच्छा बन जाएगा. ठीक है, क्यों? तो ये 5 tan square x को आप क्या लिख सकते हो? सबको मैंने cos में कन्वर्ट करने की ट्राई किया, तो tan square x को आप लिखोगे sin square x अपन cos square x. क्या लिखोगे? sin square x अपन cos square x, तो cos square x कॉमन वहां से, यहाँ 1 अपन sin square x माइनस 1, तो ये 1 माइनस sin square x अपन sin square x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 cos 2x, तो ये हो गया 2 cos square x माइनस 1 प्लस 9. ऐसा कुछ देखे चल रहा है यहाँ पे.
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब अपने आप cos स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये 5 cos 4x इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर एक्स का मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू ये 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 9 तो प्लस 7। क्लियर? cos स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए मैं t मानता हूं, तो ये 5t स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4t प्लस 7 माइनस t मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4t स्क्वायर माइनस 7t, तो ये आपका हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 63 के पार्टीशन आप देखने जाओ 3 लाना है, 63 के पार्टीशन 3 लाना है, 63 के पार्टीशन 3 लाना है। सर कઈક ભૂલ પડી છે सो એ ખબર નહીં આ પહેલા મારું ક્વોડ્રેટિક 90 સ્ક્વેર પ્લસ 12t માઈનસ 5 બન્યું ओके ओके જોઈ લઉં છું। cos સ્ક્વેર x એમને બહાર કાઢી લીધા તો આ 1 अपन ઓહો 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 અહીંયા ભૂલ છે, અહીંયા मैं પહેલા સ્ટેપમાં જ ભૂલ છે। સરસ। ओके अगेन 5 tan स्क्वायर x मतलब sin स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ओके 5 sin स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x is equal to 2 cos square x minus 1 plus 9 done। so 5 अपन cos square x यार sin square x मतलब 1 minus cos square x minus cos 4x is equal to 4 cos square x minus 2 plus 9 तो plus 7 taking cos square x is equal to t। so 5 minus 5t minus 5t square is equal to 4t square plus 7t। okay so 9t square plus 12t minus 5 is equal to 0। 45 15 3s are 9t square plus 15t minus 3t minus 5 is equal to 0 taking 3t minus 1 so 3t plus 5 so t is equal to 1 by 3। क्यों? क्योंकि t cos स्क्वायर x को माना था तो cos स्क्वायर x नेगेटिव नहीं होंगे, तो अपने को cos स्क्वायर x की वैल्यू मिल गई। अपने को चाहिए cos 4x। cos 2x क्या होता है? तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos स्क्वायर x अपना t था तो 2 by 3 माइनस 1 तो ये हो गया माइनस 1 by 3 cos 2x। तो cos 4x कितना होगा? तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 so 2 by 9 minus 1 तो minus 7 by 9 तो minus 7 by 9 आंसर होना चाहिए था। क्लियर है? देखो अभी 16 से चालू किया, 8 मिनट में 3 क्वेश्चन किए हैं, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है यार कि मैं स्लो जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। फॉर 3 इवेंट्स A, B and C exactly one of A और B इज इक्वल टू एग्जैक्टली। अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा कि क्या भाई अपने से बनेगा कि सोचने वाला है। एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी, एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए अकर्स। अब एग्जैक्टली वन ऑफ 3 इवेंट्स, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए की बात कर रहे हैं। तो इसमें से कोई एक ही इसके अंदर होता हो इज इक्वल टू ऑल 3 इवेंट्स अगर साइमल्टेनियसली। इतना देख के ये तो पता चला कि अपने को A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 1/16 दिया है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स। अब हम एनसीईआरटी करके आए, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट का मतलब अपने को A यूनियन B यूनियन C पूछा है। ठीक है, अब A यूनियन B यूनियन C क्या होता है तो हम जानते हैं कि ये होता है P of A प्लस P of B प्लस P of C माइनस P of A इंटरसेक्शन B माइनस P of B इंटरसेक्शन C माइनस P of A इंटरसेक्शन C प्लस P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हमें ये चीज निकालनी है। अब हमें दे के क्या रखा है, तो
ए एंड बी एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का क्या मतलब निकालेंगे? तो हम निकालेंगे ये या तो ये। अब इतना अगर हमें लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये ए है प्लस बी है, उसमें से आप इतना माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अगर ऐसा पूछा है ना, ए और बी में से कोई एक ही, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अगर, तो ए और बी में से कोई एक ही पॉसिबल होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अगर, तो इतना हुआ। तो इसको मैं जो लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सॉरी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस टू टाइम ए इंटरसेक्शन बी कर, माइनस टू टाइम ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा एग्जैक्टली। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तो ये पूरा ए आ गए, ये पूरा बी आ गए, इन दोनों में से एक ही अकर होना चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो ए हो गया, ओके, उसमें बी हो गया, तो एक बार ये हटा दो, अगर ए यूनियन बी में से इतना आप हटा दोगे तो माइनस अगर ए इंटरसेक्शन बी, ओके कंप्लीट है, माइनस टू टाइम ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है। ये अपने को 1/4 गिवन है, सेम पैटर्न, एग्जैक्टली बी, एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी, बी और सी में से कोई एक, उसको भी आप पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस टू टाइम पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बोल दोगे। एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए, तो पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ ए माइनस टू टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बोल दोगे, ठीक है। अब इन तीनों का आप सम करते हो, इन तीनों का अगर आप सम करोगे तो टू टाइम मिलेगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3/4, और ये टू टाइम था तो इधर आप 3/8 लिख दोगे, तो आपको ये इतना तो 3/8 दिया है। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी देके रखा था, वो आपको देके रखा था 1/16, ये 6/16 प्लस 1/16 7/16 आपका आंसर होना चाहिए था, क्लियर है, डन। सर यहाँ पे 2 टाइम्स इंटरसेक्शन माइनस क्यों किया है? देखो, एक दो ही इवेंट आप देख लेके चल रहे हो, एक आपका ए है, ये आपका बी है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ए और बी मतलब ये पूरा हुआ, ठीक है। इसके अंदर से एग्जैक्टली एक ही अकर होना चाहिए, तो आप एग्जैक्टली एक में या तो ए अकर होगा या तो बी अकर होगा, ये कॉमन सेंस कहेगा। या तो ए अकर होगा का क्या मतलब, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो तो ये एग्जैक्टली ए अकर हुआ, या तो फिर का मतलब यूनियन या तो प्लस, एग्जैक्टली बी वन अकर होगा मतलब उसको आप बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोल दो, ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए प्लस बी माइनस 2 ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हो, क्लियर है। यस सर। ये अंडरस्टैंडिंग लाने में मुझे भी टाइम लगा था कि मतलब करना क्या है, ठीक है। फिफ्थ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन जरूर हम करेंगे। ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू z, ऐसी कोई कहानी देख रखी है। z है आपका 3i, z है आपका 3i, तो ओमेगा हो गया आपका -1 प्लस और माइनस √3i/2। अच्छा, ये तो यही होता है, उसमें क्या नई बात है, ओमेगा यही होता है, 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू, सही है, ओके। तो हमें इसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालनी है, ओके। हम लोग क्या क्या ज्ञान जानते हैं, हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमें देख के क्या रखा है, 1 1 1, ये 1, ये -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको आप प्लस ओमेगा बोल सकते हो, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ही रहने दो इसको आप, ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर, और इसको आप ओमेगा बोल सकते हो। अब आप सबको एक जगह इकट्ठा करो तो ये 3 हो गया, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया। आप यहाँ से एक्सपांड कर लो तो 3 टाइम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 को आप ओमेगा बोल सकते हो। ये आपको 3k दिया है तो 3 कट गया तो k आपको मिलेगा, ओमेगा कॉमन ले लो तो ओमेगा -1 या तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। अगर ये ओमेगा है
आप मान लो कि इसमें से ओमेगा को -1 प्लस √3i/2 मानते हो, तो ओमेगा स्क्वायर अपने आप -1 माइनस √3i/2 हो जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर्स इक्वल टू मतलब के होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। तो मतलब के ओमेगा स्क्वायर आपने अगर इसको माना है तो उसमें से आप ये माइनस करोगे तो -1/2 कट जाएंगे, ये -√3i/2 -√3i/2 तो -2 टाइम √3i/2 तो -√3i या तो +√3i, दो में से कोई एक आंसर आएगा। तो -√3i या तो +√3i आपका आंसर आएगा। लेकिन प्लस और माइनस √3i तो आपका अल्टीमेट क्या था, z था, तो आपका आंसर आएगा z। आपका आंसर प्लस और माइनस, ओके। अब इसके अंदर से ओमेगा किसको लिया, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। सही है भाई, क्वेश्चन बनाया है। देखो आंसर जो बना वो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब थोड़ा सिस्टम से करते हैं। 2 ओमेगा पर प्लस सर z बराबर खाली प्लस જ ના આવે, પ્લસ ઓર માઇનસ કેમ? શેમાં? એટલે z બરાબર ખાલી પ્લસ √3i જ આવે ને? હવે હું એ જ કરવા જાઉં છું ને। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू, मैं सिर्फ और सिर्फ √3i लेता हूँ, तो √3i -1 तो -1 प्लस √3i/2 -1 प्लस √3i/2, तो ये अपना ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखा तो ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा माइनस किया तो -1/2 कैंसल, यहाँ पे -√3i/2 सो -√3i and -√3i is equal to -z, तो k is equal to -z। પહેલા તો હું જનરલ આખું લઈ લઉં ને, પણ પછી ના થતું એ પછી બદલવાનું ને। ઓકે, નેક્સ્ટ, let k be an integer such that the triangle with vertices this has area, तो हाफ मोड d करूंगा तो k मिल जाएगा, ठीक है। then the ortho center, अब देखो जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा ना, मुझे पता चला कि ये लास्ट में हमें करने का है। रीजन क्या है कि ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट होता है, तो ऑर्थो सेंटर का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। सबसे पहले तो हाफ मोड डी करके के की वैल्यू निकालेंगे। अब वो मोड है तो दो वैल्यू आएगी, मुझे ध्यान रखना है कि भाई इंटीजर होना चाहिए। तो एक बार अगर के की वैल्यू भी मिल जाती है, उसके बाद मुझे दो अल्टीट्यूड का इक्वेशन बनाना है। दो अल्टीट्यूड का इक्वेशन बनेगा, उसका इंटरसेक्शन करना है और वो मेरा आंसर देगा। समझ में आया? तो अगर मैं ओरिजिनल पेपर दे रहा हूं तो इसको मैं होल्ड पे रखूंगा, इस क्वेश्चन को। राइट नाउ अपने गिन लेते हैं के की वैल्यू। तो उसके लिए डिटरमिनेंट्स गिनते हैं। ये के है, ये -3k है, ये 5 है, ये k है, ये है -k और ये है 2, ये 1 1 1 1 1 1, एक मिनट, ये कुछ कोटोना ओपन हो गया था, इज इक्वल टू, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। कहां गया भाई, नीचे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। ओके, हाँ, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये k -2 इंटू के, तो k स्क्वायर -2k होगा। यहाँ से 5 प्लस k इंटू 3, तो 5 प्लस k इंटू 3, तो 5 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ओके, और यहाँ पे था प्लस k इंटू 3, तो प्लस 3k। लास्ट वन 10 प्लस k स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 प्लस k स्क्वायर। ओके, तो अल्टीमेट हम देखने गए यहाँ पे, तो हमें ये कितना मिला, तो ये हमें मिला k स्क्वायर इंटू k स्क्वायर, तो मतलब 2k स्क्वायर। यहाँ पे 3k - 2k, तो मतलब के प्लस k, 3k - 2k मतलब प्लस k, 3k। ओके, सही है। ओके, 15 10 25। अब ये जो एरिया है ना 28 था, तो या तो आप इसको 56 लिखोगे या तो आप इसको -56 लिखोगे। क्लियर है? तो 2k स्क्वायर प्लस k माइनस, अगर यहाँ पे 25 6 31, या तो 2k स्क्वायर प्लस k 56 5 61 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। देखो वैसे भी मन कर ही रहा था कि घुमाऊ क्वेश्चन है और नहीं लग रहा है कि बन पाएगा। अगर मैंने कहीं रोंग तो ना, यहाँ पे मिस्टेक हुई है ना। हाँ, कहाँ पे? -3k से मल्टीप्लाई करना था, आपने 3 से कर दिया डायरेक्ट। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके। वैसे भी पहले क्वेश्चन देखा ना, तभी से मन कर रहा था कि यार ये घुमाऊ है। ओके, वापस आ जाते हैं। k -2 इंटू k, तो k स्क्वायर -2k। ओके, यहाँ पे -3k करना है, तो 5 इंटू प्लस 3k, तो मतलब 15k।
यहाँ पे प्लस के इंटू प्लस 3k मतलब 3k स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 10, यहाँ पे प्लस के स्क्वायर। नाउ फाइनल 3k स्क्वायर k स्क्वायर 4k स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये 5k स्क्वायर। ओके, प्लस 13k प्लस 10 इज इक्वल टू 56, तो माइनस 46 इज इक्वल टू 0, या तो 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 65 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब सही है कि अभी भी गलत है? अब सही है। तो 23, 2 और 5, तो 23 10 यहां से बन जाएगा, तो ये 5k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 23k माइनस 46 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5k, वहां से 23 जो पॉसिबल नहीं है, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k अपने को 2 मिलेगा। क्लियर है? अब यहां से शायद से 13 का स्क्वायर 169 हुआ, माइनस 4ac इंटू 5 इंटू 65, तो ये कितना आया यहाँ पे 20, 165 का डबल 16 दूना 32, ये कुछ नेगेटिव में, अच्छा खाली 65 का डबल नहीं, तो यहाँ से भी पॉसिबल तो होगा, लेकिन फैक्टराइज कैसे करोगे आप? 65 मतलब 13 इंटू 5 इंटू 5, तो 25 13, तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर में नहीं आपको दिख रहा है, सही है ना? तो k की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, तो आपके जो 3 वर्टाइसिस हैं इंटीजर ही लेना था आपको इसके लिए, तो ये आपको 2 माइनस 6, नीचे 5 2 और उसके नीचे माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, माइनस 2 2। अब अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है, तो अल्टीट्यूड के लिए इसका स्लोप निकालो, तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 होगा। तो अल्टीट्यूड मतलब इसको परपेंडिकुलर लाइन, तो इसका इक्वेशन सिंपल सी बात है कि दिख गया है कि x इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि इस वर्टाइसिस में से जाना चाहिए, तो भाई 2 वाला, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि उसका x तो 2 आएगा, वो तो पक्का है। अब इसका स्लोप निकालो, 2 माइनस माइनस 6, तो मतलब कितना हो गया 8 अपन माइनस 2 तो कितना हो गया -4, तो इसका स्लोप हो गया आपका -2, तो इसका स्लोप हो गया आपका +1/2, तो उसका इक्वेशन y -2 इज इक्वल टू +1/2 x -5। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 2y -4 इज इक्वल टू y -5 x -5, so x -2y इज इक्वल टू 1। अब उसमें इन दोनों का एलिमिनेशन कर लो, तो x तो आपका 2 है ही, तो 2 हो गया, तो 2 - 1 1/2, तो y आपका 1/2 मिलेगा, तो y आपका 1/2 यहाँ पे है। क्लियर? क्लियर है? यस। लेकिन देख लो, जैसा मैंने पहले ही बोला था कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो ढेर सारा अपना टाइम मतलब इसके अंदर गुम हो गया। 7th पे आए, 20 meters of wire is available for fencing of flower bed in a form of circular sector। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में 6.5 में मिलेगा आपको। ठीक है, आपको सर्कुलर मतलब सर्कल, उसका एक सेक्टर मतलब ये उसका सेक्टर, उसको 20 मीटर वायर से फेंस करना है, तो आप फेंस कितना करोगे, आप कितना करोगे? ठीक है, तो अल्टीमेट आपको पता चला, अगर ये एंगल आप थीटा लेके चलते हो, तो 11th में ट्रिग्नोमेट्री में सीखे थे थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर होता है, तो ये एल है वो कितना होगा, आर थीटा होगा, ये कितना है आर है, ये कितना आर है, तो आपका टोटल वायर यूटिलाइज कितना होगा, तो आर प्लस आर 2r प्लस आर थीटा, ये आपको 20 दे के रखा है। क्लियर? क्लियर है? Yes. तो आप चाहोगे, आगे जाते हैं, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, तो भाई इसका एरिया को मैक्सिमम बनाना है, तो सेक्टर का एरिया अगर किसी को याद हो तो ½ r² थीटा आता था, तो आपका फंक्शन इसके बेस पे बनेगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे r और थीटा दोनों है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करोगे, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि थीटा जो है, या तो आप r को भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थीटा ज्यादा इजी है, तो 20 - 2r बाय r चल रहा है। ठीक है, तो यहां से 2 कॉमन ले लो, इस 2 के साथ चला जाएगा, तो a आपका हो गया r², यहाँ पे 10 - r अपन r,
ये आर भी कट गया तो अल्टीमेट आपको मिल गया टेन आर माइनस आर स्क्वायर। ये एफ ऑफ आर हो गया, एफ डैश आर आप मिलाओगे 10 माइनस 2r, सो आर आपको मिलेगा 5। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है तो जो पूछा होगा वही आता होगा, ठीक है। तो मुझे आर की वैल्यू तो पता चल गई कि भाई कितनी है, 5 है। आर की वैल्यू 5 अगर मैंने यहाँ पे रखा तो 20 माइनस 10, 10/5, तो थीटा अपने को मिल गया है 2, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया पूछा है, तो मैक्सिमम एरिया कितना, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर और थीटा, थीटा 2 है, 2 कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 25। क्लियर है? यस सर। ओके। 8 वाले क्वेश्चन में अगर मेरे से फिगर बन जाती है, मैं आइडेंटिफाई एरिया कर लेता हूं, तब तो मैं जाऊंगा। अगर मान लो कि फिगर बनने में दिक्कत आ रही है, एरिया आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो उतने ट्राई लगा के उसको स्किप कर दूंगा। ये मेंटालिटी रखनी है आपको एग्जाम में। तो देखो ये बोला x पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो दोनों का पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब ऐसी कोई लाइन आएगी आपकी, ठीक है। और उसका नीचे वाला हिस्सा, फिर बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये आएगा। अब ये लाइन इसको काटेगी भाई, दो जगह काटेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बोला ओहो y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, सही है। तो भाई थोड़ा सा इसको फिगर को आपको सही ढंग से करना पड़ेगा। ये तो आपने जो ड्रॉ किया है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। ये जो आप ड्रॉ कर रहे हो इसमें x आपका 3,0 हो गया, ये हो गया आपका 0,3, और ये जो लाइन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो आएगा तो ऐसा y माइनस 1, तो x में से कुछ माइनस नहीं है, y में से माइनस है 1, तो 0,1 इसकी वर्टेक्स है, और वहां से ये आ रहा है ऐसा। क्लियर, ये आपका हो गया। अब कंडीशन, कौन सा एरिया इसके अंदर अपने को पूछा है। सबसे पहले तो अपने को इन तीनों की वजह से जो एरिया बन रहा है x 0 या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला तो कोई नहीं पूछा है, मतलब अपना एरिया इधर का ही पूछा है, ठीक है। ये कंडीशन बताया। उसके अंदर लाइन के नीचे, तो ओके, तो अपना एरिया अब जाके सीमित हो गया इतने में, ठीक है। उसके अंदर पैराबोला का इंटीरियर रीजन, अंदरूनी हिस्सा, x के लेस देन इक्वल टू 4y, कैसे पता किया, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है 0,3, इसको मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। क्या 0 से छोटा होता है? नहीं। तो पैराबोला के इस पॉइंट वाली साइड नहीं, तो इसकी ऑपोजिट साइड, मतलब पैराबोला के अंदर वाला हिस्सा। तो अब अपना एरिया बन गया है इतना, इतना, ठीक है। उसके बाद ये पैराबोला के अंदर, इसके अंदर कौन सा रीजन अपने को पूछा है, अंदर वाला कि बाहर वाला, ठीक है। तो इसके अंदर देखने जाओ तो या तो आपका ये वाला हो सकता है या तो नीचे वाला हो सकता है। तो अपने पास इक्वेशन था y लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, तो यहाँ वाला पॉइंट आप सोच के चलो 1,1, 1,1 आप सोच के चलते हो, तो 1 प्लस 1 2, 1 2 से छोटा है, हाँ सही है। तो भाई आपको ये वाला इलाका पूछा है। पहली चीज आपको पता चली क्या पूछा है। यस ओके, यस। तो ये वाला रीजन गिनोगे कैसे, गिनोगे कैसे, वो भी तो कहानी है। तो आपको ढेर सारे इंटरसेक्शन पॉइंट, तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपको एक्चुअल में अगर गिनने जा रहे हो तो लास्ट मोमेंट के लिए रखना है, आपको रूटीन में नहीं गिनना था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो इसी को है ना, मैं थोड़ा सा और समझता हूं। तो कहाँ गया भाई पेंसिल लैपटॉप, हाँ। सबसे पहले मुझे ये पैराबोला और ये लाइन, एक लाइन चल रही है यहाँ पे, यहां से ऐसा एक पैराबोला गया है, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन चाहिए, ये पॉइंट जानने में इंटरेस्ट है। दूसरा, यहां से ये पैराबोला, दोनों पैराबोला का इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या भाई। ऐसा जा रहा है और वो जा रहा है ऐसा, जबरदस्त क्वेश्चन बनाए हैं ऐसा, और अपने को ये वाला इलाका चाहिए, ठीक है।
ओके, दोनों अगर पैराबोला का इंटरसेक्शन अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ जस्ट फॉर माय नॉलेज, चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x स्क्वायर 4y, तो y केवल x स्क्वायर बाय 4 लिख सकता हूँ, y केवल x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ये 1 प्लस रूट x, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग आ जाएगा। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे x के बदले 2 रूट y, तो वो भी कंफ्यूजिंग आ जाएगा। मतलब जनरली ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको जस्ट ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कि ये 0 0 में से तो पास ऑन भी नहीं हो रहा है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर तो रहे हैं, कहीं ना कहीं करेंगे, ये 2 पॉइंट करेंगे। ओके, कंफ्यूजिंग है भाई। ऐसा अगर कर लेता हूँ यहां से यहां तक, सोचो कि मैं पैराबोला गिन लेता हूँ, ये राइट एंगल गिन लेता हूँ, और जो आएगा सिमेट्रिसिटी होती है ना उसका डबल कर दूंगा, हाँ वो चल जाएगा। मैं ज्यादा ना गिनते हुए यहां से यहां तक ये पैराबोला का गिन लेता हूँ, यहां से यहां तक राइट एंगल का गिन लेता हूँ ना, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा ना। सही है भाई, सही है। यहां से यहां तक, अब ये वाला जो पैराबोला था ना, ये वाला पैराबोला दिक्कत दे रहा है, इसको थोड़ा सा और देखे, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स में से 0 माइनस है, y में से माइनस है, लेकिन नीचे वाला तो देखना ही नहीं है, बस हमें इतना ही देखना है। अच्छा हाँ, x नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, तो इतना ही देखना है, तो ये कहाँ काट रहा है वो देख लेते हैं। वेट, वो वाला पैराबोला जो है वो ऐसे चला जा रहा है ऊपर वाला, और ये वाला पैराबोला जो है वो ऐसे आ रहा है। अल्टीमेट तो दोनों को एलिमिनेट तो कराना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ, दोनों को अगर हम एलिमिनेट कराएंगे, इसको स्किप करें क्या यार, मजा नहीं आ रही है। दोनों को अगर एलिमिनेट कराएं, हाँ सर। हाँ हाँ सर, क्योंकि कर इसी, दे सर। हाँ इसी में अपने फंसे के फंसे ही रह जा रहे हैं। हो इन लोगों ने, एक ही मिनट, इन लोगों ने ये क्यों नहीं लिया, ये जैसे पैराबोला है तो यहां तक तो आए, फिर ऐसा आना चाहिए था ना। हाँ सर। तो इन लोगों ने ऐसा क्यों ले लिया, अगर ये गिनना होता तब तो बहुत इजी था, लेकिन ये दोनों काट तो रहे ही है कि इनका अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो शायद सोच, हाँ એ લોકોએ એવું લીધું કે રૂટ હંમેશા પોઝિટિવ હોય, रूट पॉजिटिव, हाँ, बात सही है, તો y નેગેટિવ બને જ નહીં, बात 1 सही। પોઝિટિવ। હા, y નેગેટિવ આપણે નથી બનાવવું, પણ આમ તો થાય ને, આમ તો થાય કે ન થાય, તો આટલું થાય કે ન થાય, હા હું બી તો આમાં જ અટવાયો હતો ને, हाँ कोई नहीं, कभी एकदम फ्री में रहेंगे या तो स्कूल के अंदर इस पर ट्राई मारेंगे अपने, कोई लोड नहीं है, ठीक है। 9 देखो, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द प्लेन दिस मेजर, अब ये मेथड बार बार, मतलब हमें पता है कि इंपॉर्टेंट मेथड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन बनानी पड़ेगी। लाइन कैसी बनेगी, जिसकी डायरेक्शन ये रहेगी और पॉइंट ये रहेगा, तो लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y प्लस 2/4 इज इक्वल टू z माइनस 3/5। अब देखो आप खुद जज करो कि वेक्टर का क्वेश्चन में कितना टाइम जा रहा है और दूसरे क्वेश्चन में कितना टाइम जा रहा है। इज इक्वल टू, आपको इंटरसेक्शन लेना है तो x आपको मिल जाएगा k प्लस 1, 4k माइनस 2 और 5k प्लस 3। इसका आप इसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2k प्लस 2 प्लस 12k माइनस 6 माइनस 20k माइनस 12 प्लस 22 इज इक्वल टू 0, तो 2 12 14, तो ये हो गया माइनस 6 के, उधर गया तो 6 के, इधर 24